हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक अलग इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। आज हम लोग ये समझेंगे कि ऐसे बच्चे जो नीट 2026 को टारगेट लिए हुए हैं और वो चाह रहे हैं कि नीट 2026 में उनको भी एक मेडिकल कॉलेज में सीट मिले एमबीबीएस करने के लिए। तो आज का लेक्चर, आज का टॉपिक उनके लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल हो सकता है। तो आज हम लोग समझेंगे वैसे स्टूडेंट्स के बारे में जो कि अभी तक अपना प्रिपरेशन बहुत अच्छे से स्टार्ट नहीं किए 2026 के लिए। तो मैं उनके लिए आज स्ट्रैटेजी लेकर के आया हूँ। आज के इस 10 मिनट के वीडियो के बाद आपको ये चीज़ अपने माइंड में बिल्कुल भी क्लियरिफाई हो जाएगा कि आपको आगे की जर्नी कैसे प्रोसीड करनी है ताकि आप नीट 2026 में अपना एक सीट अलॉट कर सकें। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं ऐसे बच्चे जिन्हें पता ही नहीं है कि नीट क्या होता है तो मैं बता दूं, नीट का फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ये एक टेस्ट है जो कि एनआईसी के द्वारा, एनटीए के द्वारा कंडक्ट किया जाता है और इस टेस्ट को क्वालिफाई करके स्टूडेंट्स जो है मेडिकल लाइन में अपने कैरियर को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप मुझे कि आपको नीट के बारे में तो एटलीस्ट पता ही होगा, है ना। अब अगर मैं बात करूँ कि नीट के पेपर के बारे में, हमें एक्चुअली फाइनली क्या कर रहा है, नीट का पेपर ही देना है। तो नीट के पेपर के बारे में हमें समझना पड़ेगा कि नीट के पेपर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। तो अगर मैं बात करूँ कि नीट एग्ज़ाम में, तो यहाँ पर टोटल आपको 3 सब्जेक्ट्स पढ़ना पड़ता है। सबसे पहला है फिजिक्स, दूसरा है केमिस्ट्री एंड तीसरा है बायोलॉजी। बायोलॉजी में भी बात करें तो 2 ब्रांचेस हैं हमारे पास, एक तो है हमारा जूलॉजी वाला पार्ट और एक है हमारा बॉटनी वाला पार्ट। तो समझिएगा टोटल नीट में हमारे पास 180 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 180 क्वेश्चंस के हमें जवाब देने होते हैं। 180 क्वेश्चन में से हर एक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स होता है। तो टोटल मार्क्स हमारे पास यहाँ पर 720 यानी 720 का टोटल नंबर का हमारे पास नीट का टेस्ट होता है। अगर इसमें डिफ्रेंशिएशन हम लोग देखें तो इस 720 में से 360 मार्क्स जो है वो हमारा अकेला बायोलॉजी कवर करता है, 180 मार्क्स केमिस्ट्री एंड 180 मार्क्स फिजिक्स। अगर मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं तो फिजिक्स में 45 क्वेश्चंस होते हैं, केमिस्ट्री में 45 क्वेश्चंस होते हैं और बायोलॉजी में 90 क्वेश्चंस होते हैं। फिजिक्स में क्लास 11-12 तो दोनों फिजिक्स मिला करके, केमिस्ट्री में क्लास 11-12 दोनों केमिस्ट्री मिला करके और बायो में भी क्लास 11-12 का पूरा बायोलॉजी मिला करके मैं बात कर रहा हूँ। इस 90 क्वेश्चंस में से मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता कि 45 जूलॉजी से होगा एंड 45 बॉटनी से होगा, क्योंकि ये ट्रेंड हमेशा चेंज होते रहता है। जैसे मैं अगर नीट 2025 का बात करूँ तो लोगों ने जैसा अनुमान लगाया था, जैसा गेस किया था, उसका ठीक अपोजिट हुआ हमारे पास नीट 2025 में। तो ऐसा हम लोग गेस नहीं कर सकते कि किस में कम क्वेश्चन आएंगे, किस में ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। ये पैटर्न जो है वो चेंज होते रहता है हमेशा। तो समझिएगा मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि आप कैसे नीट का स्कोर को, नीट के कट ऑफ को क्रॉस कर सकते हैं। मैं आज ये नहीं बता रहा हूँ कि आप कैसे टॉप कर सकते हैं, वो मैं किसी और दिन बताऊँगा। मैं आज आपको ये बता रहा हूँ कि आप कैसे अपना कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। तो अगर मैं नीट 2025 का बात करूं तो नीट 2025 का कट ऑफ जो है वो पहले के कट ऑफ से काफ़ी ज़्यादा लो गया था। तो मैं अप्रॉक्स अगर 550 मार्क्स आउट ऑफ 720 भी मानूं कट ऑफ, यानी कि अगर आप 720 में से 550 मार्क्स ले आते हैं तो आपको नीट के लिए, मतलब आप नीट क्वालिफाई कर जाएंगे, आपको एक एमबीबीएस सीट अलॉट हो जाएगा। तो उसके लिए एटलीस्ट देखो, अब जो भी बच्चे पीसीबी वाले होते हैं जो नीट का तैयारी करते हैं, उनका फेवरेट सब्जेक्ट या उनका ज़्यादा फोकस बायोलॉजी में ही होता है जनरली। तो आपका बायोलॉजी में ज़्यादा मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। तो आपको कोशिश करना है कि 360 में से एटलीस्ट 350 मार्क्स तो आप लेकर के ही आओ बायोलॉजी में। अगर आप ये 350 मार्क्स लेकर के आ जाते हो बायोलॉजी में, तो मैं अगर 550 में से 350 माइनस कर दूँ तो मेरे पास कितना बचा, 200 मार्क्स बचा। अब ये 200 मार्क्स मुझे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री मिलाकर लाना है। अब ये डिपेंड करता है कि आपको किस सब्जेक्ट में ज़्यादा रुचि है। अगर आपको फिजिक्स ज़्यादा अच्छा आता हो या केमिस्ट्री ज़्यादा अच्छा आता हो या दोनों ही अच्छा आता हो, तो आप उस अकॉर्डिंगली आप ये 200 मार्क्स में अपना डिवीजन कर सकते हैं। मैं बस ये बता रहा हूँ कि आप कैसे कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं, ये मैं नहीं बता रहा हूँ कि आप टॉप रैंक कैसे ला सकते हैं। ठीक है, समझो कि हमारे पास 350 आ गया बायोलॉजी में, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में अगर इक्वल डिवीजन करें तो 100 मार्क्स फिजिक्स में और 100 मार्क्स केमिस्ट्री में।
तो इतना मार्क्स अगर हमारे पास आ जाता है तो नीट 2025 के अकॉर्डिंग हमारा कट ऑफ जो है वो क्लियर हो जाता है। लेकिन इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि 350 मार्क्स तो एटलीस्ट बायो में लाना ही पड़ेगा। अगर आप बायोलॉजी में 350 से नीचे जाते हो तो आपके पास फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए नंबर बढ़ जाते हैं, यानी आप बायो में कम नंबर लाते हो तो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में ज़्यादा नंबर लाने होंगे, जो कि बायोलॉजी में 350 लाने से ज़्यादा टफ ही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बायोलॉजी में 100% फोकस कीजिए कि 350 तक तो आप पहुँच ही सकिए। मैं 360 नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि 100% ज़रूरी नहीं कि आपका नंबर आए ही, लेकिन 350 आप ला सकते हैं, एकदम ला सकते हैं। तो फिजिक्स केमिस्ट्री आप 100 मार्क्स भी लाते हैं तो आप आराम से कट ऑफ क्लियर कर देंगे, और इससे थोड़ा प्लस लाते हैं तो आपके लिए और सेफर साइड होगा। ठीक है, तो ये मैं तो आपको टोटल बताया नीट का पेपर के बारे में, है ना। अब देखो हमें क्या स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है कि हम लोग नीट 2026 को क्लियर कर पाए। देखो हमारे पास टाइम बहुत सारे बीत भी चुके हैं नीट 2026 के लिए। नीट 2026 अप्रॉक्स वही जैसे ट्रेंड है कि मई के फर्स्ट वीक के मतलब फर्स्ट संडे को आपका नीट का टेस्ट होता है मई में। तो मई 2026 में फर्स्ट संडे को आपको नीट का टेस्ट होने वाला है। तो कुछ बातें हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी स्ट्रैटेजी को, अपने स्टडी को स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि बिना स्ट्रैटेजी के कोई भी काम हम लोग अच्छे तरीके से एक्यूरेसी के साथ कंप्लीट नहीं कर सकते, कोई भी काम हो। सबसे पहला चीज़ है माइंडसेट। हमारे माइंडसेट में ये क्लियर होना चाहिए कि हमें नीट का एग्ज़ाम क्यों निकालना है, हमें डॉक्टर क्यों बनना है, समझ में आया, हमें MBBS क्यों करना है। सभी का अलग अलग रीज़न होता है। हमें अपने माइंडसेट में ये चीज़ को क्लियर करना पड़ेगा और उसको हमेशा रिकॉल करते रहना पड़ेगा। देखो पढ़ना और ये सब चीज़ को रिकॉल करना ये भी इतना ही इंपॉर्टेंट होता है। हमेशा हमें 24 घंटा अपने दिमाग में ये बात चलती रहनी चाहिए कि हमें नीट क्यों निकालना है, क्यों हमारे लिए ज़रूरी है नीट निकालना। मोटिवेशन मिलता है इससे हमें। सेकंड में बात करूँ तो स्मार्ट स्टडी, स्मार्ट प्लानिंग क्या होता है। देखो मैं कभी भी शॉर्ट ट्रिक के फेर में नहीं रहता हूँ, मैं कभी बच्चों को सजेस्ट नहीं करता हूँ कि आप शॉर्टकट मेथड यूज़ कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि शॉर्टकट मेथड यूज़ करने पर आपको हो सकता है कि आपको अपना गोल अचीव हो जाए, लेकिन उस गोल के आगे आपके पास बहुत सारे खड्डे दिखेंगे जहाँ पर आप जाकर के गिर सकते हैं। लेकिन अगर आप मेहनत करते हो यानी हार्ड वर्क करते हो तो उसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, है ना। हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। हाँ, आपको हार्ड वर्क इस तरीके से करना है, स्मार्टली करना है, ताकि आप कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को मेमोराइज कर सकें, है ना। हार्ड वर्क को ही हमें स्मार्ट तरीके से करना है। तो मैं शॉर्ट ट्रिक के फेर में तो कभी भी नहीं रहता हूँ, ना अपने स्टूडेंट को बोलता हूँ कि आप शॉर्टकट मेथड यूज़ कीजिए, आप मेहनत करने के फोकस कीजिए, आप हार्ड वर्क कीजिए। यहाँ पर स्मार्ट स्टडी क्या होगा कि हमें वेटेज को क्लियर करना, हमें वेटेज को देख करके काम करना है। अब वेटेज के लिए मैं आपको थोड़ा सा इजी कर दूं। देखो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि नीट एग्ज़ाम में बॉटनी के किस किस चैप्टर का क्या क्या वेटेज होता है, आपको परसेंटेज वेटेज का दिख रहा होगा बगल में, और आपको यहाँ पर जूलॉजी का दिख रहा होगा 11-12 का मिला करके कि नीट एग्ज़ाम में क्या वेटेज होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा कि नीट 2020 से लेकर के नीट 2025 के ट्रेंड में किस सब्जेक्ट से, किस चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं बायोलॉजी से रिलेटेड, ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो आप ये सभी चीज़ों को एक कॉपी में नोट कीजिए, एक चार्ट पेपर में नोट करके अपने घर पे लगाइए और उसको हमेशा देखिए, हमेशा इसको देखिए, ताकि आपको ये चीज़ याद रहे कि आपको किस चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करना है। 3 तरह के चैप्टर्स होते हैं, एक होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जिससे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक होते हैं मॉडरेट टाइप के, और एक होते हैं लीस्ट इंपॉर्टेंट। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला तो हमें तो करने ही करने हैं, मॉडरेट टाइप के जो चैप्टर्स हैं उनको भी साथ लेकर के चलना है, ताकि हमारे एक स्ट्रॉन्ग बेस बन पाए बायोलॉजी में। और जो वीक चैप्टर्स हैं उनको नेग्लेक्ट नहीं करना है, उनको इग्नोर नहीं करना है, उनको लास्ट में हमें करना है। ठीक है, ज़्यादा फोकस हमें मॉडरेट और ऐसे चैप्टर्स पे करना है जिनसे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं देखूँ तो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है डेली स्टडी रूटीन। हमारे पास एक रूटीन होना चाहिए, बिना रूटीन के हम काम करेंगे तो अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। इसलिए हमें कोई भी काम करना है तो रूटीन को फॉलो करके ही करना है। अब देखो दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो अपना रूटीन खुद बनाए और 100% उसको फॉलो कर लिया हो। मैं ये बोल भी नहीं रहा हूँ कि आपको 100% फॉलो करना है, लेकिन एटलीस्ट आपको उस रूटीन के 80 to 90% तक पहुँचना है। ठीक है, ताकि आप अपने रूटीन के साथ साथ काम कर सको, मैक्सिमम काम कर सको इफ़िशियंसी के साथ। तो आपको एक रूटीन बनाना है, आपको डेली रूटीन को डिवाइड करना है, आपको सुबह में क्या पढ़ना है, शाम में क्या पढ़ना है, टाइम के अकॉर्डिंग क्या क्या पढ़ना है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ भाई कि आप
1 घंटा समय डेली मॉर्निंग में योगा एंड एक्सरसाइज के लिए निकालिए। अगर आपको लगता है कि आप ये करके आप अपना 1 घंटा वेस्ट कर रहे हैं तो नहीं भाई, आप वेस्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि आप योगा और मेडिटेशन एक्सरसाइज करके अपने 1 घंटे वेस्ट नहीं कर रहे हैं। आपको वो बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। आप देखेंगे कुछ समय के बाद कि ये करते हैं आप, तो आपका फोकस इंक्रीज़ होते रहेगा, आपका एफिशिएंसी इंक्रीज़ होते रहेगा, आप ज़्यादा देर तक बैठ पाओगे पढ़ने के लिए। तो ये सब काम करना भी हमारे लिए ज़रूरी होता है अपने प्रिपरेशन के दौरान। नेक्स्ट हम तो इफ़ेक्टिव रिसोर्स, हमारे पास रिसोर्स भी एक इफ़ेक्टिव होना चाहिए जिस चीज़ से हम पढ़ रहे हैं। अब बायोलॉजी का बात करूं तो बायोलॉजी के लिए तो भाई हमारी बायोलॉजी मैया जो है वो एनसीईआरटी ही है, तो एनसीईआरटी को तो हमें एकदम चार्ट जाना है स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक ले। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको एनसीईआरटी से नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसके लिए आप अपने कोचिंग के मॉड्यूल्स को फॉलो कर सकते हैं या यूट्यूब पे लेक्चर्स वगैरह भी देख करके उस टॉपिक को आप क्लियर कर सकते हैं। लेकिन एनसीईआरटी को तो आप जितना बार पढ़ सकते हैं उतना बार आप पढ़िए, है ना। तो आपको देखिए हमें ये नहीं करना है कि हमें 10 बुक को एक बार पढ़ना है, नहीं, ये इंग्लिश का बहुत पुराना कहावत है कि हमें 10 बुक को एक बार नहीं पढ़ना होता है, हमें एक बुक को ही 10 बार पढ़ना होता है। वो ज़्यादा इफेक्टिवनेस क्रिएट करता है हमारे लिए, समझ रहे। तो आप जितना बार एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं वो आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। 5th बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिवीजन एंड रिटेंशन। हम पढ़ते जा रहे हैं लेकिन रिवीजन नहीं कर रहे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ाई का। और रिवीजन करके उसको बार बार रिकॉल नहीं कर रहे हैं, उसको रिटेन नहीं कर रहे अपने दिमाग में, तो फिर वो हमारे दिमाग से स्लिप कर जाएगा। तो एक तो होता है स्टडी, फिर रिवीजन करने के लिए आपको टेस्ट वगैरह लगाने होंगे, और दूसरा आपको वो टेस्ट टाइम टू टाइम हमेशा लगाते रहने होंगे ताकि आपको वो चैप्टर हमेशा दिमाग में रिकॉल होता रहे, ठीक है। तो रिटेन भी करना पड़ेगा। और सबसे लास्ट है एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी। आप अपने एग्ज़ाम के लिए स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि आप किस समय एग्ज़ाम देंगे। तो भाई मैं ऐसा आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप एटलीस्ट वीक में 1 मॉक टेस्ट तो ज़रूर लगाइए। एक ही चैप्टर का है तो एक ही चैप्टर का मॉक टेस्ट लगाइए, लेकिन मॉक टेस्ट लगाने की हैबिट बनाइए। और मॉक टेस्ट ऐसे समय पे लगाइए जिस समय में आपका नीट का एग्ज़ाम होता है, मेन एग्ज़ाम, उसी समय आप मॉक टेस्ट भी लगाइए टाइम लगा करके, है ना। उसके बाद क्या कीजिए कि जब आप टेस्ट दीजिए तो आप टेस्ट को ज़रूर एनालाइज़ कीजिए कि कौन सा क्वेश्चन मेरा गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ, उसको मैं कैसे सही कर सकता हूँ। तो ये सारे स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो करके आप अपने स्टडी को एक सही फोकस्ड वे में आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली मैं यही बोलना चाहूँगा कि हार्ड वर्क का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। आप चाहे कितना भी शॉर्ट ट्रिक शॉर्टकट मेथड ले लें, हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। हार्ड वर्क आपको हमेशा काम देगा, ठीक है। इनफैक्ट आपके ज़िंदगी में हर एक जगह आप हार्ड वर्क का ही आपका काम देता है, ठीक है। तो हार्ड वर्क को लेकर के हमें चलना है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि भाई आपको नीट क्यों निकालना है, आपके दिमाग में हमेशा ये चीज़ रिकॉल होते रहना चाहिए। सभी का अलग अलग रीजन्स होता है। कुछ लोग होते हैं जो अपने गोल को अचीव करने के लिए, ज़िंदगी में कुछ आगे करने के लिए करते हैं। कुछ होते हैं जो अपने माँ बाप के पैशन के लिए करते हैं, मतलब माँ खुद तो होना ही चाहिए लेकिन माँ बाप के इच्छा के लिए भी करते हैं। क्योंकि भाई फाइनली जो लोग हमें, वैसे लोग जो हमें अपना पूरा ज़िंदगी हमें पालने पोसने में, हमें सक्सेस बनाने में लग गए हैं, तो उनके लिए हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन हम भी उन्हें खुश करने का करें। तो हमारे सक्सेस से जब उनको खुशी मिल रही है तो क्यों ना वो खुशी हम उन्हें दें, है ना। तो भाई एक लाइन में आपको बोलना चाहता हूँ कि वो इंसान, एक ऐसा इंसान जो मार्केट से क्रॉस कर रहा हो, उसके जेब में पैसा भी हो लेकिन फिर भी वो अपने मनपसंद चीज़ों को नहीं खरीद रहा है, उसे कंजूस नहीं बोलते हैं, उसे हम पिता कहते हैं, ठीक है। तो आप अपने माँ बाप के लिए, अपने लिए आपको ये नीट एग्ज़ाम क्लियरफाई करना ज़रूरी है। मैं आपके लिए खड़ा हूँ, जहाँ भी ज़रूरत होगा मैं आपको हेल्प करता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।